हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी हम समय को नापना सीखेंगे। समय कैसे नापा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी समय क्या हो रहा है तो आप मुझे बता देंगे घड़ी में से देखकर। बट क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी हमें समय कैसे बताती है ना। जिस घड़ी का इस्तेमाल हम करते हैं वो घड़ी किस तरह से बनाई गई है। और बच्चों, जब घड़ियां नहीं हुआ करती थीं तो लोगों को कैसे पता चलता था कि अभी क्या समय हो रहा है। तो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी यूनिट जानेंगे। तो चलिए बच्चों, नाउ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं होती, हाउ वुड यू डिसाइड वॉट टाइम ऑफ द डे इट इज। तो आप कैसे पता करेंगे कि अभी समय क्या हो रहा है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ अवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडोज। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जो हमारे बड़े लोग हैं वो अप्रॉक्सीमेट टाइम बता सकते हैं, यानी टाइम का अनुमान लगा सकते हैं कि दिन में अभी कितने बज रहे होंगे, बस सिर्फ परछाई देखकर। क्या देखकर? परछाई देखकर। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर। हम टाइम इंटरवल कैसे मेजर करते हैं, समय अंतराल कैसे नापते हैं, महीनों का या फिर साल का, पूरी साल का। अवर एंसेस्टर्स क्या होता है? पूर्वज। तो हमारे जो पूर्वज हैं, नोटिस्ड दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी हमारे पूर्वजों ने ये देखा, ये नोटिस किया कि नेचर में होने वाली सभी घटनाएं जो हैं ज़्यादातर वो अपने आप को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराती हैं। ठीक है, जैसे आज दिन में अभी सूरज उगा है तो अगले दिन फिर सूरज उगेगा, है ना। अगर रात में शाम के टाइम सूरज ढला है तो अगले दिन फिर ढलेगा। तो ये क्या है? ये एक निश्चित अंतराल के बाद अपने घटनाओं को दोहराती हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, They found that the sun rises every day in the morning। और उन्होंने फिर क्या पाया कि जो सूरज है वो हर सुबह उगता है। The time between one sunrise and the next। एक बार सूरज उगने से नेक्स्ट बार जब सूरज उगा है, इसको एक दिन कहा गया। क्या कहा गया? एक दिन। जैसे सुबह आज सूरज उगा है ना, ये सूरज अब अगले दिन उगेगा। तो आज जो सूरज उगा है उसका अगले दिन जो सूरज उगेगा वहां तक का जो भी ड्यूरेशन है उसको इन्होंने डे कहा है। जो भी टाइम है इसको डे कहा गया है, एक दिन कहा गया है। समझ में आ रही है बात? जैसे आज 6 बजे, वैसे तो जल्दी उग जाता है, चलो 5 बजे मान लेते हैं, 5 बजे सूरज उगा है, ठीक है। तो कल के दिन फिर पूरा दिन होकर कल फिर 5 बजे सूरज उगा, तो इतने ड्यूरेशन को एक दिन माना गया। इन्होंने सूरज के उगने से दूसरी बार सूरज उगने तक एक दिन माना है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। और महीने को कैसे नापा गया? महीने को नापा गया कि एक मून जो है, एक न्यू मून कुछ इस तरह से। तो ये न्यू मून जब पूरा न्यू मून हो जाएगा, एक न्यू मून से जब दोबारा से नया चांद निकलना शुरू होगा, तो यहाँ तक के ड्यूरेशन को क्या माना गया है? मंथ, यानी महीना। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और ईयर क्या था? ईयर था वो समय जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में लेती है ना। सन होता है बीच में और अर्थ जो है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एक साल हो जाता है, ठीक है। ऑफन, अक्सर,
We need to measure intervals of time which are much shorter than a day. लेकिन अक्सर कर हमें कुछ समय अंतराल नापने की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर हम डे से उसका कंपेयर करें, दिन के मुताबिक हमें अगर समय नापना है तो फिर हम क्या करेंगे? क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो जो घड़ियाँ हैं वो शायद बहुत ज़्यादा साधारण समय को नापने वाली डिवाइसेस हैं, यंत्र हैं। समझ में आ रही है? घड़ियों और वॉचेस के द्वारा समय को आसानी से नापा जा सकता है। Have you ever wondered how clocks and watches measure time? क्या आपने कभी सोचा कि जो घड़ियां हैं और जो क्लॉक्स और वॉचेस हैं ये समय कैसे नापती हैं? ये हमें कैसे बताती हैं कि 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं? कैसे बताती हैं? इनके अंदर क्या है ना? द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स। क्लॉक्स का जो काम है, जो इसके अंदर पूरा मशीनरी सिस्टम लगा होता है, ये काफ़ी जटिल है, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन जितनी भी घड़ियाँ बनती हैं उन सब में कुछ पीरियोडिक मोशन होती है। कैसी मोशन होती है? पीरियोडिक मोशन। बच्चों, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जो एक निश्चित टाइम के बाद फिर से रिपीट होती है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो जब वो एक चक्कर लगा रही है फिर दोबारा से वहीं से एक चक्कर लगा रही है, तो ये क्या कर रही है? ये अपनी मोशन को, चक्कर लगाना क्या है इसका? मोशन। तो चक्कर लगाना इसका मोशन है, तो अपनी मोशन को एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रही है, तो वो मोशन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम क्लॉक। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम जो है वो पीरियोडिक मोशन शो करता है। तो ये तो हमने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, बट यहाँ पर हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, ये सिंपली एक क्लॉक है जिसमें ये पेंडुलम है, ठीक है। ये टेबल क्लॉक है और ये डिजिटल क्लॉक है जो कि अभी बनाई गई है, पहले नहीं बनाई थी। पहले ये वाली क्लॉक आई थी, ये पेंडुलम क्लॉक, फिर ये टेबल क्लॉक, ठीक है। तो ये वॉल क्लॉक, इसमें पेंडुलम लटकता है। तो बच्चों, पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम कैसे काम करता है? और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि एक निश्चित समय के बाद अपनी मोशन को रिपीट करना पीरियोडिक मोशन होता है। तो पेंडुलम क्लॉक पीरियोडिक मोशन कैसे शो करती है? चलिए जानते हैं इसको। A simple pendulum consists of small metallic ball। सबसे पहले आपको इधर पेंडुलम क्लॉक के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक छोटी सी मेटल से बनी बॉल है। देखिए बच्चों, ये एक पेंडुलम क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक ये रही सिंपल, ये धागा है और इस धागे से ये एक मेटल की बॉल लटकी हुई है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय थ्रेड। और सस्पेंडेड का मतलब होता है टांगना, या फिर आप कोई पत्थर ले लो, उसको लटका दो। कैसे लटका दो? रस्सी में बांध के बिल्कुल टाइटली लटका दो उसको। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। और जो मेटेलिक बॉल होती है, यानी मेटल की जो बॉल है, इसको बॉब कहते हैं। BOB, बॉब। क्या कहते हैं? बॉब। ये एक थ्रेड, इस थ्रेड से एक मेटल की बॉल या फिर कोई पत्थर लटक रहा है जिसको बॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉब। और ये धागा इससे बंधा हुआ है, लटका हुआ है, ठीक है। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ, ठीक। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। फिगर 13.4a जो अभी फिगर आपको दिखाया था, शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन को समझिए बच्चों। मीन पोजीशन क्या होती है
जब बॉब बिल्कुल सीधा लटका हो और रेस्ट में हो, और ये बीच वाली जो पोजीशन है ना, बीच में, जैसे इस फिगर में ये बीच वाली पोजीशन है ना, इसको इसकी मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। जैसे इस फिगर में जो बॉब है वो इस पोजीशन पे है, अगर बिल्कुल सीधा लटका हुआ है तो फिर वो अपनी मीन पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। समझ में आ रही है? अब देखो, when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, यानी उसको एक तरफ से रिलीज किया जाए, जो बॉब है उसको थोड़ा सा हमने ढकेला तो वो हिलना शुरू कर देगा ना। इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या होता है? कभी इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो थोड़ा सा भी हमने इसको स्लाइटली रिलीज किया, यानी थोड़ा सा हमने इसको हिलाया, तो इस तरह से ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, आगे देखिए बच्चों, इट बिगिंस टू मूव। और कौन सी मोशन होती है? जो पेंडुलम होता है उसकी मोशन कौन सी होती है? टू एंड फ्रो मोशन। कौन सी मोशन होती है? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑक्सिलेटरी मोशन। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, ये पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये फिर इधर गया, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये ही पीरियोडिक मोशन होती है। इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, यानी एक निश्चित समय के बाद ये रिपीट होगी। और एक और नया वर्ड बच्चों सुनो, ऑक्सिलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ऑक्सिलेटरी मोशन भी हम इसको कहते हैं। कौन सी मोशन कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। समझ में आ रही है? पीरियोडिक भी बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अब जानते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू बी हैव कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन व्हेन इट्स बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अब वन ऑक्सिलेशन क्या होता है? यानी वो पीरियोडिक मोशन कर रही है, तो एक पीरियोडिक मोशन क्या होगी, एक ऑक्सिलेशन क्या होगा? पेंडुलम क्लॉक में हम कब कहेंगे कि उसने एक चक्कर लगा लिया अपना, तो एक ऑक्सिलेशन कर दिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन पे हो। ठीक है, मीन पोजीशन पे हो। मीन पोजीशन मूव्स टू ए टू बी और ए से बी पर। देखो, सबसे पहले मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से ए पॉइंट पर, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। ठीक है, और फिर दोबारा ए पर आ जाए। इस मोशन को ध्यान से समझ लो। ठीक है, सबसे पहले मीन पोजीशन पे है बॉब, मीन पोजीशन से फिर ए पॉइंट पे गया, पहले ओ पॉइंट पे था, फिर ए पे गया, फिर ए से ऐसे घूमता हुआ बी पे गया, फिर बी से डायरेक्ट ओ पर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब होता है कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन। आई वॉन्ट टू रिपीट इट, समझ लो इसको, इम्पॉर्टेंट है। ओ पॉइंट पर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ये पहले ए पर गया, फिर ए से बी पर गया, फिर घूमकर ए ओ पर आ गया, तो ये वन ऑक्सिलेशन होता है। क्या होता है? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो, जो ए पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ए और बी, दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स, जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई बॉब की, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई बॉब की, और ये मीन पोजीशन हो गई। क्या हो गई? मीन पोजीशन। ठीक है, तो हमने अभी वन ऑक्सिलेशन पढ़ा। वन ऑसिलेशन को आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो बॉब यहाँ से चलना शुरू हुआ, यानी बॉब ने मोशन यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू की, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब इसने मोशन शुरू की तो ये अब वन ऑसिलेशन कैसे गिनेंगे? अब वन ऑसिलेशन ऐसे गिनेंगे, पहले ये ए से ओ पर, फिर ओ से बी पर, फिर बी से ओ पर, फिर देन लास्ट में ओ से ए तक। तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है? ए से यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक, फिर मीन से
एक और एक्सट्रीम तक, फिर एक और एक्सट्रीम से मीन तक, फिर मीन से फाइनली अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच जाएगा बॉब। तो ये भी एक ऑसिलेशन होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ऑसिलेशन पेंडुलम का। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। आगे देखो, द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए, जो कि मैंने अभी बताया था, वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचे, ए से ओ फिर बी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए से डायरेक्ट बी पर, ठीक है, एंड कम बैक टू ए, दोबारा से ए पे आ जाए। ये ज़्यादा बेटर तरीका है ना, ए से बी गया, बी से दोबारा ए पे आ जाए, तो ये वन ऑसिलेशन होता है। अब टाइम पीरियड समझो, द टाइम टेकन बाई पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और जो समय उसको लगता है एक ऑसिलेशन करने में, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ में आ रही है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, जो समय इसको लगता है वन ऑसिलेशन करने में, उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। वन ऑसिलेशन समझ में आया? और वन ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, चलिए एक्टिविटी 13.2 डिस्कस करते हैं। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर। आपको एक सिंपल पेंडुलम का सेटअप बनाना है। कैसे बनाना है? विद अ थ्रेड, एक धागा लेना है, और अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियर बाई 1 मीटर, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर का कोई भी धागा ले लो आप। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, आपके आसपास जो भी पंखे चल रहे हैं उन्हें बंद कर दो। बच्चों फैन स्विच ऑफ क्यों कराया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि फैन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इसकी मोशन को अफेक्ट कर सकता है, यानी इसकी मोशन पर असर डाल सकता है। फिर वन ऑसिलेशन में टाइम पीरियड जो होगा वो एक सा नहीं होगा। तो फैन वगैरह ऑफ कर दें जो भी इसके आसपास हैं, ठीक है। और अच्छे से समझो इसको। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट, और जो पेंडुलम लटक रहा है उसको रेस्ट में आना जाने दें, यानी रुक जाने दें। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुक जाने दें, यहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो जाने दें। एट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन कौन सी होती है? इस पॉइंट पे ओ पोजीशन जो मीन पोजीशन है, ये सिंपली ऐसे लटका हुआ है स्ट्रेट, यही इसकी मीन पोजीशन होती है। पेंडुलम में 2 पोजीशन होती हैं, एक मीन होती है और एक्सट्रीम होती है, ठीक है। ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है, ठीक है। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, यानी आपको बॉब की पोजीशन को मार्क करके रखना है ना। जब आप इसको लटकाओगे, या तो आप बीच में लटका रहे हो तो आप ज़मीन पे मार्क कर लो कि बॉब का मीन पोजीशन ये है। और अगर आप दीवार पे लटका रहे हो, धागे को दीवार पे लटका रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप दीवार पर मार्क करके रख लो कि ये इसकी मीन पोजीशन है। समझ में आ रही है बात? और इस धागे से आपने कोई भी पत्थर या फिर कुछ भी मेटल की बॉल बांधी हुई है, ये ध्यान रखना। सिंपल धागे को नहीं लटकाया, उसके साथ मेटल की बॉल भी है, ठीक है। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और वॉल बिहाइंड इट। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी नीड अ स्टॉप वॉच। अब टाइम को मेजर करना पड़ेगा ना। मैंने आपसे क्या कहा? वन ऑसिलेशन हो जाए, वन ऑसिलेशन करने में उसे जितना समय लगता है, जितना समय लग रहा है वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड के लिए आपके पास एक घड़ी भी तो होनी चाहिए। जैसे ही वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, आपके पास एक क्लॉक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना समय लगा इसको एक ऑसिलेशन करने में। बात समझ में आ रही है? तो एक क्लॉक का होना यहाँ पर ज़रूरी है। However, if a stopwatch is not available, अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है, वैसे तो मोबाइल में ही अभी स्टॉप वॉच के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमें, क्लॉक वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और टेबल क्लॉक, आप टेबल क्लॉक का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो फिर रिस्ट वॉच का इस्तेमाल कर लो। ये तो मेनली घरों में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। एक तरफ के लिए उसको थोड़ा सा ढकेलो, है ना, थोड़ा सा ढकेलो बॉब को, मोशन देना ज़रूरी है ना बॉब को। मेक श्योर दैट स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टाइट, और ध्यान क्या रखना है कि जिस धागे से, जिस स्ट्रिंग से आपने लटकाया है बॉब को, वो टाइट हो, ठीक है, तनी हुई हो, बिल्कुल टॉट हो। वाइल यू डिस्प्लेस इट, जब आप इसे हिलाते हो। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजिशन, फिर क्या करो, बॉब को रिलीज कर दो डिस्प्लेस्ड पोजिशन से। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस एक बार उसे छोड़ दिया, उसके बाद उसे खुद मोशन करने दो, फिर दोबारा से धक्का नहीं देना है बॉब को। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन, और फिर टाइम नोट करना है। टाइम नोट करना कहाँ से स्टार्ट करना है, जब वो मीन पोजीशन पे था। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट इट्स वन एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैंने आपको बताया ना, मीन पोजीशन से वन ऑक्सीलेशन देख सकते हैं और एक्सट्रीम से भी देख सकते हैं, तो आप एक्सट्रीम से भी टाइम नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, तब तक का समय लिख लीजिए, तब तक का समय लिख लीजिए जब तक वो 20 ऑक्सीलेशन करता है। समझ में आ रही है? 20 ऑक्सीलेशन करने में आप ध्यान से उसको देखिए, और जब वो मीन पोजीशन पे है तब से टाइम शुरू कर दीजिए, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब से टाइम शुरू कर दीजिए, और देखिए कि एक ऑक्सीलेशन हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और जब तक 20, जैसे ही 20 हो जाए वैसे ही समय स्टॉप, टाइम स्टॉप कर दीजिए और उस टाइम को एक टेबल में लिखिए। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इन इज जस्ट अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है बच्चों। स्ट्रिंग की लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अच्छा, इन्हें जो 20 ऑसिलेशन यानी 20 बार ऑसिलेशन कराने में बॉब के 42 सेकेंड्स लगे। कितना टाइम लगा? 42 सेकेंड्स लगे। ठीक है, योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स, आपको कुछ बार इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपके ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20। अब आप इस बात को ध्यान से समझें, 20 ऑसिलेशन है ना, 20 ऑसिलेशन उसने किए हैं। ठीक है बच्चों, एक ऑसिलेशन हमें एक टाइम पीरियड बताता है। क्या बताता है? टाइम पीरियड। तो उसने 20 ऑसिलेशन किए हैं। कितने ऑसिलेशन किए हैं? 20। तो हम इस 20 बार हमने देखा है, तो हमें अगर टाइम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसमें 20 का ही डिवाइड लगा देंगे। समझ में आ रही है? 20 ऑसिलेशन में जो टाइम लगा है ना, तो हम उसका 20 में डिवाइड लगा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा। 20 ऑसिलेशन है बच्चों। 20 ऑसिलेशन में जो टाइम है, मान लो यहाँ पर निकल कर आया है 42। ठीक है, 20 ऑसिलेशन में। ठीक है, हमें एक ऑसिलेशन का चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे? एक ऑसिलेशन के लिए इसमें 42 डिवाइडेड बाय 20, तो हमें एक ऑसिलेशन का टाइम पता चल जाएगा। समझ में आया? 20 ऑसिलेशन में 42 सेकेंड्स लगे। इस केस के हिसाब से आपने 20 बार ऑसिलेशन किया, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर 20 ऑसिलेशन में इतना समय लगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा? 42 डिवाइडेड बाई 20। सिंपल यूनिटरी मेथड लग रहा है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 की टेबल से ये कट जाएगा, 2 10 जा, और ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2.1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस टेबल में ऑलरेडी शोन है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो आप इससे
एक ऑसिलेशन का समय जो है वो निकाल सकते हैं। समझ गए? अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस? क्या जो टाइम पीरियड, जो समय अंतराल आपने निकाला है, जैसे 2.1 आया आपका एक ऑसिलेशन में, क्या सभी में सेम रिजल्ट आया? तो हाँ बच्चों, मेनली सेम रिजल्ट ही आएगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है सेकेंड्स का। नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। और आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप पहली बार उसे हिलाते हो तो इससे टाइम पीरियड पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। और आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम क्लॉक होता है, सिंपल पेंडुलम क्लॉक, उसमें जो टाइम पीरियड है वो इस स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, वो उस पेंडुलम की लंबाई जो है ना थ्रेड की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अ डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ज़्यादातर जो घड़ियाँ होती हैं, जो आजकल घड़ियाँ चल रही हैं, उसमें सब में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है विद वन और मोर सेल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। जैसे हम लोग भी जो घड़ियाँ पहनते हैं उसमें सेल डालते हैं, छोटे छोटे सेल आते हैं घड़ियों वाले, तो वो पूरा सर्किट लगा होता है उन घड़ियों में। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ज क्लॉक्स। क्या कहते हैं? क्वार्ज क्लॉक। क्वार्ज क्लॉक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टाइम मेजर्ड बाई क्वार्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाई द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। और जो पहले घड़ी उपलब्ध थी उनसे बेटर टाइम मेजर करके देती है हमें क्वार्ज क्लॉक। क्वार्ज क्लॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है समय नापने के लिए, और काफ़ी एक्यूरेट समय हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखी है पेंडुलम क्लॉक्स के बारे में। चलो देखते हैं ऐसा क्या है इसमें। There is an interesting story about the discovery that time period of a given pendulum is constant। यानी जो समय अंतराल होता है, जैसे अभी आपने मेजर किया, वो लगभग कांस्टेंट होता है। तो इसके पीछे जो ये जो खोज हुई है ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको समझेंगे हम। ठीक है, यू माइट हैव heard the name of famous scientist Galileo Galilei। आपने गैलीलियो गैलीली का नाम ज़रूर सुना होगा। ही इज सो फेमस साइंटिस्ट, इन्होंने काफ़ी वर्किंग की है। इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन द चर्च। एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो जो हैं वो चर्च में बैठे हुए थे। ठीक है, ही नोटिस्ड दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। दीवार, उन्होंने नोटिस किया कि दीवार से एक लैम्प लटका हुआ है विद अ चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू द अदर। वो एक चैन से लटका हुआ है दीवार पर एक लैम्प। ठीक है, उन्होंने नोटिस किया कि वो बहुत स्लाइटली मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। जैसे कि पेंडुलम क्लॉक का जो धागा होता है वो एक से इस तरह से मोशन करता है ना, तो लैंप लटका हुआ था चेन से, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। क्या किया? ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो ये पहले ऐसे थे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो अपनी मेन पोजीशन, जैसे आज हम मेन पोजीशन कहते हैं, वो वहाँ से एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो हर बार एक ऑसिलेशन करने में उसे सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स। अब फिर क्या था, उन्हें कोई चीज़ मिल गई तो वो लग गए अब एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए पेंडुलम के साथ इसको वेरीफाई करने के लिए। तो बच्चों, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे कई जगह अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। और जब सब जगह ये वेरीफाई हो जाता है तो वो फाइनली हमारे लिए एक लॉ बन जाता है जिसे हम पढ़ते हैं। गैलीलियो एक्सप्लेन यहाँ पे थे, ही फाउंड दैट
a pendulum of a given length that always the same time to complete one oscillation। यानी जो पेंडुलम है उसको एक ऑसिलेशन करने में सेम टाइम लग रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। और ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया इसकी वजह से ही पेंडुलम क्लॉक्स जो हैं वो आगे और डेवलप हो पाई। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड ब्रिस्ट वॉचेस फॉर रिफाइनमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। यानी पहले पेंडुलम क्लॉक जो है वो बनी, उसके बाद रिफाइन होकर जैसे जैसे और जानते गए, नॉलेज मिलती गई, तो वाइंडिंग क्लॉक्स और ब्रिस्ट वॉचेस जो हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो गई। तो बच्चों आज हमने पेंडुलम क्लॉक के बारे में काफ़ी कुछ जाना और साथ ही हमने जाना कि टाइम को मेज़र कैसे करते थे हमारे जो पूर्वज थे वो। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।